हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ, बस स्पीकर को ऑन करते हैं, अपने उधर उधर बैठ जाता हूँ। चलो, कल पढ़ा था बेटा हम लोगों ने कुछ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी आज जो पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। चलो, फेरोमैग्नेटिज्म। डाया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो मैग्नेट बन नहीं सकता है। यस पैरा सर। पैरा में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी जो डाइपोल मूवमेंट है उसको एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो लीनियर मोशन में आ जाती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में। जब तक वो एक ही डायरेक्शन में रहती है तब तक वो बन सकता है, ठीक है। अभी वो दोनों से हाई प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिज्म। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एटम्स है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। और उसके अलॉयज है, अंदर अलॉयज। तो ये जो अलॉयज है या तो आयरन कोबाल्ट निकल को मर्ज करके पूरा परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो। कैसे कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसको आप अरेंज करोगे तो वो अरेंजमेंट परमानेंट रह सकती है, ठीक है। आप देखने जाओ तो इनिशियली क्या होता है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक अलॉय में से बनाया हुआ एक पीस है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये उसके अलग अलग डोमेन्स है, ठीक है। तो इसमें अभी जो डाइपोल मूवमेंट होगी वो सब रैंडम मोशन में होगी। तो इनिशियल स्टेज पे देखने जाए तो इनिशियल स्टेज पे ये अभी क्या होगा, ये मैग्नेट बना नहीं है क्योंकि उसके जो अनमैग्नेटाइज सैंपल मैंने लिया है। ये अनमैग्नेटाइज सैंपल मतलब क्या कि इसके अंदर सारे डोमेन्स जो है वो अभी कैसे रैंडम मोशन में, ठीक है। रैंडम मोशन में तो इफेक्टिव डाइप मैग्नेटिक मोमेंट इसकी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो व्हेन इट इज अनमैग्नेटाइज मतलब उसको अभी मैग्नेटाइज नहीं किया है। अनमैग्नेटाइज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस क्या होगी इसमें, जीरो, ठीक है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो इसके सारे डोमेन्स जो है, सारे डोमेन्स जो है वो इनिशियल स्टेज पे मान लेते हैं। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। वो सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अभी समझो, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। ये सब एक मोशन में एक ही डायरेक्शन में आ गए तो पहले ये दोनों सोचेंगे कि भाई अभी दोनों सेम डायरेक्शन में तो चलो साथ में चलते हैं। तो ये वॉल ब्रेक हो जाएगी और ये पूरा मैग्नेटिक डोमेन पूरा बड़ा हो जाएगा। फिर ये दोनों साथ में इसको बोलेंगे भाई अभी तू भी हमारे साथ में, ये तो चलो साथ में चलते हैं। तो ये वॉल टूटेगी और ये पूरा मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर ये वॉल टूटेगी और ये बनेगा, ये वॉल टूटेगी और ये।
मतलब ये पूरा एक रीजन बन गया, फिर ऐसे यहाँ बनेगा, ऐसे यहाँ बनेगा। अभी सब के सब एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, सारी वॉल्स टूट जाएगी और एक पूरा बड़ा डोमेन बन जाएगा। क्लियर? तो जब भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो आपके पास, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप अनमैग्नेटाइज हो तब तो डाइपोल मूवमेंट, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो ही होती है। लेकिन जब उसको आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हो तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वो सारे डोमेन से पहले तो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में आ जाने के बाद वो पूरा उसका डोमेन जो है वो पूरा एक ही डोमेन बन जाएगा, क्योंकि सारे डाइपोल मूवमेंट जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में आ चुकी है। व्हेन दिस कंडीशन इज फुलफिल इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर उसके बाद आप मैग्नेटाइजेशन दो या नहीं दो, ये परमानेंट बन जाता है। दैट्स वाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में से आप क्या बना सकते हो बेटा, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो। ठीक है, उसके सारे डोमेन वॉल टूट जाती है और पूरा एक ही डोमेन रहता है। ठीक है, उसकी सारी जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज टूट जाएगी और पूरी बाउंड्रीज टूट जाने के बाद एक पूरा एक ही डोमेन अंदर बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर बाय? तो इसमें से आप मैग्नेट बना सकते हो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में से। याद है, शायद नाम सुना होगा एलनी को। एलनी को एक ऐसा अलॉय है जिसमें से ज्यादातर मैग्नेट बनाए जाते हैं। ठीक है भाई? क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके। तो डायमैग्नेटिक में से मैग्नेट नहीं बना सकते हो, पैरामैग्नेटिक में से मैग्नेट बना सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए फेरोमैग्नेटिक में सब्सटेंस में से आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो। चलो, अभी हम लोग पढ़ते भाई आगे क्यूरीज लॉ। चलो, क्यूरीज लॉ। तो बेसिकली पियरी क्यूरी ने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल is directly proportional to the external magnetic field। सिंपल सी बात है, वो कल हम लोगों ने देखा कि उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप स्ट्रांगली प्रोवाइड करोगे तो मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग आपको मिलता है। ठीक है, चलो। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द क्यूरीज लॉ। तो बेसिकली देखने जाए तो एम मैग्नेटाइजेशन एम इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी एंड टेम्परेचर टी। प्रोपोर्शनल टू निकालने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट रखें, दैट इज कॉल्ड क्यूरीज कांस्टेंट, सी बी बाई टी। ठीक है भाई, वेर सी इज कॉल्ड क्यूरीज कांस्टेंट। चलो, एम इज इक्वल टू सी बी बाई टी, ये इक्वेशन है। इसको हम लोग म्यू जीरो से मल्टीप्लाई करके म्यू जीरो से डिवाइड करते हैं। सो एम इज इक्वल टू सी म्यू जीरो बाई टी, मैं रहने देता हूँ ये म्यू जीरो बाई टी, और मैं लिखता हूँ ये बी बाई म्यू जीरो। तो ये एम इज इक्वल टू, शायद किसी को याद हो तो बताओ भाई, बी बाई म्यू जीरो इज इक्वल टू क्या होता है भाई? बी बाई म्यू जीरो कल पढ़ा था। फॉर वैक्यूम बी बाई म्यू जीरो इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एच। एच मतलब कल हम लोगों ने पढ़ा था, एच का कुछ याद है भाई? एच क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कल ये पढ़ा था फॉर वैक्यूम के लिए। ठीक है, चलो। अभी ये एच को नीचे ले जाओ,
m/h इज इक्वल टू c इंटू म्यू जीरो बाई टी। चलो अभी ये तो बताओ m/h मतलब हम लोगों ने कल लिखा है, क्या लिखा था m/h, याद है भाई? चाय इज इक्वल टू c इंटू म्यू जीरो बाई टी। अभी ये तो याद है भाई, m/h हम लोगों ने कल ये इक्वेशन लिखा था, शायद आपको याद हो तो ठीक है। और चाय इज इक्वल टू एक रिलेशन लिखा था, याद करो, μr-1 c इंटू म्यू जीरो बाई टी। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास यहाँ पर लिखा हो तो म्यू बाय म्यू जीरो मतलब ये रिलेटिव परमेबिलिटी, ये रिलेशन कल हम लोगों ने लिखा था, म्यू बाय म्यू जीरो -1 इज इक्वल टू चाई। म्यू बाय म्यू जीरो मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यू आर। तो म्यू आर -1 इज इक्वल टू चाई, ये कल हम लोगों ने लिखा था। ठीक है भाई, और ये देखो बी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो एच, नीचे ले जाओ तो बी बाय म्यू जीरो इज इक्वल टू एच, ये भी कल हम लोगों ने कल लिखा था। चलो, तो ये μr-1 इज इक्वल टू सी इंटू म्यू जीरो बाई टी। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाओगे, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज करते जाओगे या तो टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते जाओगे, तो धीरे 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 क्या होता जाएगा, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब मैग्नेटाइजेशन उसका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाता है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि उसकी जो सारी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में वो बन जाएगी। एक ही डायरेक्शन में बन जाती है तो मतलब उसको आप क्या बोलते हो, तो सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। जब भी उसके सारे डोमेन जो है एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं मतलब 100% मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड द सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। उसको आप बोल सकते हो सेचुरेशन, मतलब कि अब पीक लेवल पे आ गया है, अभी उसके अंदर और डोमेन्स ही नहीं है, तो वो अलाइनमेंट में आने की जरूरत होगी नहीं, सारे डोमेन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सेचुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एज वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, एज वी इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज करो और टेम्परेचर को डिक्रीज करो, और डिक्रीज द टेम्परेचर, द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, एज वी गेट द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन M, it is called saturation magnetization। सैचुरेशन का मीनिंग, आप किसी को भी परेशान करते हो तो जब तक वो नहीं बोलता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे 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 उसका टेम्परेचर जो है चेंज होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, मतलब उसको गुस्सा आने लगेगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि वो उठ के आपको मारने लगे, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन, सहन करने की कैपेसिटी। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो मैग्नेट बनाने जा रहा है तो मैग्नेट के भी अंदर भी डोमेन्स की कुछ ना कुछ तो नंबर्स ऑफ डोमेन्स होंगे। जैसे वो सारे डोमेन एक ही कंडीशन में आ जाते हैं, फिर आप कितना भी उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करो एक्सटर्नल ज्यादा या टेम्परेचर प्रोवाइड करो, डोमेन्स ही नहीं है तो वो एलिमेंट में आने की कोशिश करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास डोमेन ही नहीं है, ऑलरेडी आ चुका है, तो दैट इज कॉल्ड इट सैचुरेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट सैचुरेशन। क्लियर भाई? हाँ सर। यस सर। चलो, नाउ हिस्टेरेसिस, ये जो टॉपिक है वो देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, लेकिन नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज पर्टिकुलर फॉर नीट के लिए, तो ये जरूरी है क्योंकि उसमें ओके एमसीक्यू सर। आते हैं भाई। ठीक है, चलो, हाँ सर। हिस्टेरेसिस दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ, क्या है तो पहले तो वो समझो, कोई भी सॉरी, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
वो थोड़ी डिफरेंट है मतलब क्या कि सपोज आप उसको मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोवाइड करते हो तो उसका मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे वो मैग्नेटाइजिंग करंट आप देना बंद करोगे तो वापस वो मैग्नेटाइजेशन क्या होना चाहिए, ओरिजिनल कंडीशन में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता है, ठीक है। ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आता है। सिंपल से एक बात समझो, मानो कि यहाँ पर एक बेंच है, ये दूसरी बेंच है और ये तीसरी बेंच है। यहाँ पर ए बी सी बैठा है, यहाँ पर डी ई एफ बैठा है और यहाँ पर एक्स वाई जेड बैठे हैं। अभी क्लास में टीचर है तो ये सब के अरेंजमेंट ऐसा है, ऐसी है, ठीक है। जैसे टीचर क्लास से बाहर गए तो क्या होता है, ये सारे मस्ती करने लगते हैं। तो टीचर क्लास से बाहर गए तो ये ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, एक्स, ये वाई इधर आ गया, जेड इधर आ गया, डी इधर आ गया, ई इधर आ गया, एफ आ गया इधर। अभी जैसे टीचर वापिस आ जाते तो अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, ऐसी हो जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती है। ये अरेंजमेंट उसकी फिक्स हो जाती है क्योंकि टीचर रैपिडली आ गए तो क्या हो गया कि उन लोगों को टाइम मतलब अपनी अपनी पोजीशन लेने का टाइम नहीं मिला। तो मतलब उसका अभी अंदर देखने जाए तो नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो तो फिक्स ही है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हिस्टरेसिस में हम लोगों को यही चीज पढ़नी है बेटा कि जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्वाइट डिफरेंट है, ठीक है। मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट आप प्रोवाइड करते हो तो कुछ अरेंजमेंट होती है, फिर वही डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग करना वापस रिवर्स डायरेक्शन में करते हो तो कुछ और ही प्रॉपर्टी आपको मिलती है, ठीक है। मतलब अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी वापस आ सकती नहीं है। दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ हिस्टरेसिस जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो। तो उसका कुछ ग्राफ मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, समझो। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट, उसको आप एच भी बोल सकते हो, वर्सेस ए बी मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द ग्राफ। मैं ग्राफ पहले प्लॉट करता हूँ फिर उसको समझते हैं। So, ए चलो, ये उसका ग्राफ है। इट इज कॉल्ड स्पान कर्व। इसको आप स्पान भी बोल सकते हो, पान नहीं है, स्पान स्पान बोल रहा हूँ। चलो, इनिशियली आप देखने जाओ, पहले पूरा समझो। यहाँ पर एट पॉइंट ओ इन द ग्राफ सब्सटेंस इज इन अ नॉर्मल कंडीशन। सब्सटेंस जो है वो भी उसका कुछ भी मैग्नेटाइजेशन हुआ नहीं, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में ही है, ठीक है। विदाउट एनी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिलता नहीं है। अभी धीरे धीरे मैं मैग्नेटाइजिंग करंट एच जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो धीरे धीरे मैं इंक्रीज करता हूँ। तो जैसे जैसे बी एच इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे आप देखते जाओ बी भी इंक्रीज होता है। बट इंक्रीज जो है वो नॉन लीनियर है, देखो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, ठीक है। मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, फिर रैपिडली बढ़ता है, ऐसा मतलब दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर शेप। तो व्हेन मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज। धीरे धीरे ए पॉइंट पे वो पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कंडीशन मतलब क्या बेटा कि यहाँ पर उसके सारे डोमेन जो है वो भी एक ही डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि यहाँ से आप मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोवाइड करते हो। जैसे जैसे करंट बढ़ता है तो अपने को पता है कि ऑस्टेड अंकल बोल के गए कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम हो जाना मतलब क्या, तो उसके सारे डोमेन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में अभी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये पहला नॉर्मल कंडीशन में। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका क्या मैग्नेटाइजेशन उसका एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। चलो, तो उसको हम लोग यहाँ सर
हाँ बोलो। अब पिनांग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ना सर। हाँ यार ये है क्या? हाँ चलो, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एट पॉइंट ओ इन द ग्राफ द सब्सटेंस is in its normal condition as h increased मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है बट दिस इंक्रीज इज नॉट लीनियर। ठीक है। एट पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट ए जो है वो स्मॉल है, तो एट पॉइंट ए बी इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, विच इज द saturation मैग्नेटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस है उसकी हिस्टैरिसीस का हम लोग को चेक करना है, तो कैसे चेक करते हैं? तो उसको सोलेनॉइड में रखना पड़ता है। सोलेनॉइड जो है ना, मतलब वो लूप आती है, लूप के अंदर वो रॉड को हम लोग रख देंगे, उसके दो एंड के बीच में वो करंट प्रोवाइड करेंगे, दैट करंट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट। तो जैसे जैसे वो मैग्नेटाइजिंग करंट आप प्रोवाइड करते हो, मैग्नेटाइजिंग करंट आप प्रोवाइड करते हो, तो धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब यहाँ पर जो ग्राफ पे आप देखने जाओ तो यहाँ पर वो सैचुरेशन कंडीशन में वो आ जाता है। ठीक है, चलो सैचुरेशन कंडीशन में आ जाए मतलब क्या, कि उसके सारे डोमेन जो है वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, चलो अभी फिर से हम लोग यहाँ से देखो, अभी मैं एच को डिक्रीज करता हूँ, ये सेचुरेशन हो गया, मैग्नेटाइजेशन सेचुरेशन मिल गया। यहाँ से अभी मैं डिक्रीज करता हूँ, तो डिक्रीज करता हूँ तो ये जो सारे डोमेन है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आते हैं। ठीक है, वापिस आप देखने जाओ तो यहाँ पर देखो क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट अंदर जनरेट होती है। ठीक है, 2 मिनट रुकना भाई।
चलो, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर पहुंच गया भाई, दिस प्रोसेस इज नॉट अ रिवर्सेबल। मतलब क्या कि यहाँ से हम लोग वापस जो है वो करंट जो हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे, तो वी डू नॉट गेट बैक द अर्लियर कंडीशन। मतलब ये जो कंडीशन, मतलब मैं धीरे धीरे करंट को रिड्यूस करता हूँ, रिड्यूस करके मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है, करंट को रिड्यूस करके मैं जीरो करता हूँ, तो वापस पहले जैसा डोमेन मुझे मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलेगा नहीं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, दिस इज नॉट अ रिवर्सेबल प्रोसेस एट दिस स्टेज। इफ द करंट ऑफ सोलेनोइड, जो हम लोगों ने सोलेनोइड में जो मटेरियल रखा है, वो सोलेनोइड का करंट जो है वो हम लोग रिड्यूस करते हैं, वी डू नॉट गेट बैक द अर्लियर डोमेन कंडीशन। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से बेटा हम लोग एच को रिड्यूस करते हो, तो धीरे धीरे एच को रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को ग्राफ मिलता है बी पॉइंट पे। ठीक है, बी पॉइंट पे कंडीशन क्या है, एच जीरो है। ठीक है, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा जीरो हो गया है, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ है, वी गेट सम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एट दिस स्टेज दिस इज कॉल्ड, मतलब जब आप एच का एच जीरो है, मैग्नेटाइजिंग करंट आपका जीरो है, तब भी आपको कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी नेम्ड इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। उसको आप क्या बोलोगे, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो जब आप मैग्नेटाइजिंग करंट आप जीरो कर देते हो, तो भी अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, रिटेंटिविटी। क्लियर। तो पहले यहाँ से करंट को इंक्रीज करो, इंक्रीज करते हो तो नॉन लीनियर शेप में आपको मिलेगा सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। धीरे धीरे आप वही करंट को रिड्यूस करो, तो आपको ग्राफ मिलता है यहाँ पर बी पॉइंट पे मिलता है। सो बी पॉइंट पे आपको क्या कंडीशन मिलती है बेटा, यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट आपका जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी। उसको आप क्या बोलोगे, रिटेंटिविटी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सेबल। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सेबल, इट मीन्स इफ the current is reduced, we do not get back the original domain condition. ठीक है, means when H is equal to zero, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा जीरो है, we do not get B is equal to zero, आपको B जीरो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट तो है ही। इट मीन्स जो आपका substance has some मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब थोड़ी बहुत जो है, थोड़ी बहुत तो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलने ही वाली है, ओरिजिनल कंडीशन में 100% रैंडम मोशन में आने वाली नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं when H is equal to zero, B is not equal to zero, this property is called retentivity। ठीक है, चलो अभी हम लोग और आगे जाते हैं। देखो यहाँ पर ग्राफ पे हम लोग ओ से ए पहुंच गए, ए से बी पहुंच गए। ओ से में सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मिला था, ए से बी में आपको मिला है क्या भाई, कि थोड़ा बहुत तो रिवर्स डायरेक्शन में आपको डोमेन जो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं मिलते, थोड़ी बहुत तो मैग्नेटिक मूवमेंट रह जाती है, डेट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट पे आ गए। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, द करंट इज इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन। देखो यहाँ पर अभी करंट हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इफ द करंट इज इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन, देन ये ग्राफ जो है धीरे धीरे देखो बी से कौन से पॉइंट पे आएगा बेटा, सी पॉइंट पे। तो इफ द करंट इज इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, वी रीच एट पॉइंट्स इन द ग्राफ। ये सी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट आपने कुछ दिया है,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है बी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो, द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच बी इज इक्वल टू जीरो। यहां से आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करते हो तो करंट आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो गया, देखो यहां से आके वो जीरो हो गया सी पॉइंट पे। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन वी इंक्रीज द करंट in reverse direction at point C, the magnetic field becomes zero. This type of property is called the coercitivity. उसको आप क्या बोलते हो, coercitivity बोलोगे। ये पॉइंट क्या होगा भाई, रिटेंटिविटी। उसको आप क्या बोलोगे, रिटेंटिविटी। This is called retentivity and this is the point, this is called coercivity। ठीक है, उसका आप बोलोगे coercitivity। चलो तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, नाउ if the current, if the current increased in reverse direction, then we reach at point C in the graph the value of H, the value of H for which B is equal to 0 is called coercivity। coercivity, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सी पॉइंट पे ग्राफ में देखो, यहाँ पर कॉर्सिविटी वाला जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन आर अगेन इन रैंडम डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, मतलब सारे डोमेन जो अभी फिर से रैंडम मोशन में आ गए होंगे। ठीक है, वापस फिर से रैंडम मोशन में आ गए होंगे। रैंडम मोशन मतलब क्या बेटा, कि जो यहाँ पर था, यहाँ पर था, वो नहीं, मतलब जैसे ये था, ये कंडीशन में वापिस वो पार्टिकल सेम है। देखो, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, लेकिन अरेंजमेंट देखो क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो सेम चीज यहाँ पर सी पॉइंट पे क्या होगा बेटा, कि आपने करंट तो इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, द मीनिंग इज दैट उसकी सारी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो रैंडम मोशन में आ गई है। रैंडम मोशन में मतलब क्या, कि पहले देखो ए यहाँ पर था, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अभी ए यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें पहली मैग्नेटिक मूवमेंट ये डायरेक्शन में थी, यहाँ पर ओ पे, तो सी पे ये मैग्नेटिक मूवमेंट ये डायरेक्शन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो ऐसा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन में होगी, लेकिन रैंडम मोशन में वो आ गई होगी। ठीक है, क्लियर भाई। चलो तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक मूवमेंट, the magnetic moment of the domain are again in random direction। ठीक है, अगेन इन रैंडम डायरेक्शन। चलो, अभी हम लोग करंट को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। सो नाउ इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन रिवर्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड बी गोज इंक्रीजिंग, बट देखो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब पहले केस में आपको मैग्नेटाइजेशन ये डायरेक्शन में मिलता था सारी मूवमेंट, तो अभी आपको यहाँ पर ये डायरेक्शन में मिलेगी। ए और डी सेम पॉइंट जैसा दिखेगा आपको, लेकिन ए पे जो सेचुरेशन मिला था उसमें सारे जो मैग्नेटिक मूवमेंट ये डायरेक्शन में होती है ऐसा मानते हैं, तो यहाँ पर सारी मैग्नेटिक मूवमेंट ये डायरेक्शन में होगी। ठीक है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चलो तो नाउ इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन रिवर्स डायरेक्शन, B goes on increasing in the reverse direction and saturation magnetization again we get, but in opposite direction। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, नाउ if we keep, if we keep on increasing the current in the reverse direction, B goes on increasing। ठीक है, B आपका इंक्रीज होगा in the reverse direction, in the reverse direction,
and again we get saturation magnetization। ठीक है भाई, चलो अभी सेम चीज यहाँ पर ये पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए, अपोजिट डायरेक्शन में सेचुरेशन पे पहुंच गए। नाउ अगेन वी रिड्यूस द करंट, फिर से हम लोग करंट को रिड्यूस करते हैं। अगेन वी रिड्यूस द करंट, द सब्सटेंस फॉलो द कर्व डी, ये डी कर्व का मिलेगा। दिस प्रोसेस जो है, अगेन वी रिवर्सिंग द करंट इन इंक्रीजिंग द वैल्यू। तो देखो यहाँ पर ये जो बी वाला केस है वो यहाँ पर ई वाला मिलेगा। अगेन वी इंक्रीज द करंट, तो आपको ग्राफ मिलेगा कौन सा, फिर से आपको सेचुरेशन मिल सकता है। ठीक है, तो कंडीशन इज दैट यहाँ पर डी पॉइंट के बाद आप करंट को रिड्यूस करते हो, तो सब्सटेंस फॉलो द कर्व डी, मतलब यहाँ पर पहुंच गए हम लोग। अगेन वी रिवर्सिंग द करंट एंड इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू, वी ऑब्टेन द कर्व ई ए, मतलब यहाँ पर फिर से आपको सेचुरेशन कंडीशन आपको मिल जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस साइकिल। ये पूरी साइकिल मतलब यहाँ पर आपको सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पर आपको मिलेगा रिटेंटिविटी, यहाँ पर आपको मिलेगी कॉर्सिविटी, यहाँ पर डी पॉइंट पे आपको मिलेगा कौन सी कंडीशन, वापिस ये सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ई पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, वापिस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो आपकी एच आपका 0 हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब यहाँ पर बी जैसी कंडीशन मिलेगी। वापिस यहाँ से आप करंट को इंक्रीज करते हो तो आपको ग्राफ मिलता है कंडीशन ये ए मतलब क्या, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सो दिस साइकिल इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस साइकिल, इसको आप बोल सकते हो हिस्टेरेसिस साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, चलो कि इफ डी पॉइंट के बाद इफ द करंट इज रिड्यूस, इफ द करंट इज रिड्यूस, ये जो सब्सटेंस होगा मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सब्सटेंस फॉलो द कर्व डी एंड अगेन increasing its value, increase the value of h, we get the curve ईए कब आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो हिस्टेरेसिस साइकिल, हिस्टेरेसिस साइकिल। यहाँ पर याद रखना बेटा, हिस्टेरेसिस साइकिल जो मिलती है तो ये जो पूरा बी वर्सेज एच का जो ग्राफ है, जो जितना एरिया वो कवर करता है इतना एरिया वो क्या होगा, जो एरिया कवर करेगा दैट इज कॉल्ड द वन टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। क्योंकि करंट पास होता है तो अपने को पता है कि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस तो होता ही है ऑब्जेक्ट का, तो जूल इफेक्ट तो होने वाली है, तो अंदर हीट एनर्जी जनरेट होगी एंड वो एनर्जी जो है वो आपकी लॉस हो जाएगी। सो द मीनिंग इज दैट, यहाँ पर याद रखना बेटा कि ये जो बी वर्सेज एच का ग्राफ का जो कर्व है, कर्व का आप एरिया फाइंड करते हो, तो एरिया एनक्लोज बाय दिस बी वर्सेज एच ग्राफ रिप्रेजेंट द हीट एनर्जी लॉस इन द सैंपल। ठीक है, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो आपने लिया है उसके अंदर आपको हीट एनर्जी लॉस मिलेगी पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, मतलब आपके पास वो ऑब्जेक्ट जो है, सब्सटेंस जो है वो उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो उसके ग्राफ में से आपको इतना कुछ मिलता है, तो इतनी मतलब एनर्जी उसकी लॉस हो गई है, मतलब 100% एफिशिएंसी से काम हुआ नहीं है। ये से बी वर्सेज एच का ग्राफ जो है वो जितना ब्रॉड होगा उतनी लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा, और ये जितना नैरो होगा उतनी लॉस ऑफ एनर्जी कम। सो अकॉर्डिंग टू दिस thickness of this graph, we get two types of ferromagnetic substance. One is called hard ferromagnetic substance and second one is soft ferromagnetic substance. ठीक है, हार्ड मतलब क्या, कि उसका जो आपका ग्राफ जो है उसकी ब्रॉडनेस ज्यादा मिलेगी, एंड जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट में ये ब्रॉडनेस कम हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं वो चीज हम, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पहले तो द एरिया enclosed by B versus S curve represents the heat energy lost in the sample per
यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। ठीक है, चलो अभी हम लोग उसके दो और क्लासिफिकेशन देखते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलो, तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जो सब्सटेंस की रिटेंटिविटी ज्यादा होगी, मतलब उसका ग्राफ हम लोग देखें तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज अवर एच, दिस इज अवर बी। तो आपका जो ग्राफ है आपको इस तरह से मिलेगा पूरा। ये ग्राफ है उसका, ठीक है। तो सब्सटेंस विद लार्ज रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी मतलब ये पॉइंट, आर कॉल्ड द हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड these हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो उसकी जो हिस्टैरिसीस साइकिल है वो थोड़ी ब्रॉड होगी। और ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आपको नाम याद रखना है, वो एल्निको, मतलब किस में से बनता है? अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर इज द हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जिसमें से परमानेंट मैग्नेट आप बनाना चाहते हो, उसकी बी वर्सेज एच की ग्राफ की जो ब्रॉडनेस है वो ऑलवेज क्या होती है भाई? ज्यादा ही होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, द सब्सटेंस विथ लार्ज रिटेंटिविटी is called hard ferromagnetic substance। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। एल्निको मतलब alloy of aluminium, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। ठीक है, जिसमें से परमानेंट मैग्नेट आप बना सकते हो। क्लियर भाई? दूसरा जो है डेट इज कॉल्ड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो उसका बी वर्सेज एच का आप ग्राफ देखने जाओ तो आपको आईयूसी जैसा ग्राफ मिलेगा, लाइक दिस। चलो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो उसकी रिटेंटिविटी आपको कम मिलेगी, देखो यहाँ पर नीचे है, उसमें ऊपर मिलती थी। द सब्सटेंस with small retentivity is called soft ferromagnetic substances। ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आप देखने जाओ तो कहाँ पर यूज होता है पता है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, याद है आप घर पे वो इलेक्ट्रिक बेल आता है, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल, और वो सब में क्या होता है? ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज होता है। ठीक है, सो याद रखना यहाँ पर, these materials is used for making electromagnets। ठीक है भाई, चलो। अभी ये सब मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर की भी इफेक्ट होती है। तो अभी दो टॉपिक है छोटे छोटे, वो कंप्लीट करते हैं, चैप्टर को क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उसका जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्टेन टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल इट इज टोटली ब्रोकन, मतलब उसके सारे डोमेन्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट अटेन्स द इंडिपेंडेंस। मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसके डोमेन स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते ही जाते हो तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा आ जाएगा कि उसके सारे डोमेन जो है, सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, एंड वो परमानेंट और वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में। जब भी आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका डोमेन स्ट्रक्चर जो फिर से वापस डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सारे डोमेन इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, मतलब दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो सिंपल याद क्या रखोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डोमेन जो है वो खराब होने लगते हैं। धीरे धीरे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो और भी खराब कंडीशन आ जाती है, एंड धीरे 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 दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, आप बोल सकते हो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है भाई। चलो, तो लिख सकते हैं एज द टेम्परेचर ऑफ ferromagnetic substance increased, the domain structure starts getting destroyed. ठीक है, after that if we increase temperature, that ferromagnetic substance converted into पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है भाई, धीरे धीरे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो तो फेरोमैग्नेटिक दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक। द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। मतलब जो टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एट टेम्परेचर the temperature at which ferromagnetic substance converted into paramagnetic substance, this temperature is called Curie's temperature, that is denoted by TC। ठीक है, चलो। क्लियर भाई, याद रहेगा। तो ये उसकी टेम्परेचर की इफेक्ट है। अभी एक लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है उसका थोड़ा बहुत लिटिल बिट स्टडी है। परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। चलो, तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल which generates a magnetization for a long period at a room temperature और वो का परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं। ठीक है, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है वो रूम टेम्परेचर पे एज इट इज रहता है, मतलब वो परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं क्योंकि उसके रिटेंटिविटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होती है उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग ज़्यादातर ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका ज़्यादातर यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, कहीं कभार ऐसा भी है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब जगह पर यूज नहीं होता है, कई जगह पर सॉफ्ट मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी यूज होता है। लाइक पुराने आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 4th या 5th चैप्टर में इलेक्ट्रिक बेल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक बेल। वो ठीक है, रिंगिंग बजता है, मतलब आप बाहर से स्विच ऑन करते हो तो अंदर वो हथौड़ी आती है। हथौड़ी जो है वो मेटल की जो क्या होता है, बाउल जैसा था, वहां पर वो कॉन्स्टेंटली ऐसे वो हीट होती रहती है, मतलब उसके ऊपर टकराती रहती है ताकि हम लोगों को आवाज आती है। तो उसके अंदर जैसे आप बाहर से स्विच ऑन करते हो
तो अंदर जो कॉइल जो रखी होते हैं उस पर मैग्नेटाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो उसका मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से वो मैग्नेट जो बनता है वो आयन के पीस के साथ उसकी जो हथौड़ी होती है वो उसको खींचती है और बेल बजती है। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो आपको याद होगा ही होगा। ठीक है। तो सॉफ्ट आयन की जो रिटेंटिविटी है वो छोटी होती है, इसीलिए उसका जो यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में ही यूज होता है। ठीक है, वो आप घर पे भी बना सकते हो। सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयन का रॉड आप रख दो। सॉफ्ट आयन का रॉड रखने के बाद आप उसके अंदर करंट पास करो, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड अ वन टाइप ऑफ क्या, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा वो आप बना सकते हो, मैग्नेटाइजेशन उसका कर सकते हो। घर पे भी आपको चेक करना हो तो कर लो। सोलेनॉइड आपको बनाना पड़ेगा, मतलब आपको एक सॉफ्ट आयन का रॉड लेना है। रॉड लेने के बाद आपको धीरे 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 क्या करना है, उसके ऊपर वायर के टर्न्स, कॉपर वायर के टर्न्स कर दो। उसके दो एंड के बीच में आप बैटरी कनेक्ट करो और स्विच ऑन करो, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनाते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, फिर लाउड स्पीकर में भी वो यूज होता है, शायद आपने लाउड स्पीकर देखा तो उसके अंदर भी यूज होता है। जाइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन अ क्रेन, क्रेन मतलब देखा है ना, वो हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए जो क्रेन जाती है उसके अंदर भी वो यूज होता है। ठीक है, कंटेनर को उचकने के लिए, कंटेनर को लिफ्ट करने के लिए जो क्रेन जाती है वो उसके अंदर भी जो मैग्नेट होता है, सो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसी है कि एन एसी करंट इज पासिस थ्रू द सोलेनॉइड कंटेनिंग अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपने फिर वो टेलीफोन का डायाफ्राम जो आता है, टेलीफोन का डायाफ्राम, डायाफ्राम मतलब बताए वे वन टाइप ऑफ, उसको आप जैसे कर्टेन बोलते हैं ना, पर्दा, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम वो होता है, वो पेपर का होता है, मतलब आप उसके ऊपर मानो कि भाई आपके घर में वो मूंग की दाल है तो मूंग की दाल के दाने अब आप उसके ऊपर रखते हो और जैसे वो आवाज आते हैं ना मूंग की दाल के वो दाने ऊपर उछलते हैं, शायद आपने देखा होगा, आप घर पे भी कर सकते हो। वो होम थिएटर सिस्टम आती है, होम थिएटर सिस्टम में जो उसका डायाफ्राम आता है, वो डायाफ्राम के साथ में जो मैग्नेट कनेक्ट करते हैं पीछे, वो शायद आपने देखा हो खोल के, मुझे नहीं पता है, आप देखोगे तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वन टाइप ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में से बनाया हुआ होता है। तो जैसे करंट पास होता है तो उसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसका डायाफ्राम हिलता है, एंड डायाफ्राम हिलता है तो अंदर से आपको इफेक्ट मिलती है। डायाफ्राम की जो साइज आती है, एंड साइज के ऊपर से आपको डिंचिक डिंचिक की इंटेंसिटी आपको पता चलती है, किस तरह से आप लोगों ने रखा है उस तरह से। ठीक है, चलो। तो हिस्टेरेसिस ऑफ दिस लूप मटेरियल जो है वो रेडियो नैरो होती है, और नैरो होने की वजह से उसके अंदर जो हीट एनर्जी का जो लॉस है वो थोड़ा कम होता है, मतलब आपको इफेक्ट जो है वो ज़्यादातर मिलती है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक के अंदर एक उसकी एक प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम ये है कि उसमें आप ज़्यादातर मैग्नेटाइजेशन करने जाओ तो वो हीट एनर्जी भी ज़्यादा जनरेट करता है। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है। पहले शायद आपको पता है, आपके जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आता है उसका जो मीटर नीचे होता है ना, मीटर के ऊपर आप हैवी मैग्नेट लगाते थे, लगा दोगे तो उसके अंदर शायद पता होगा आप लोगों ने, एक वो चक्र वो अंदर जो है वो घूमता हुआ देखा होगा। वो आप मैग्नेट, हैवी मैग्नेट उसके ऊपर लगा देते हो तो क्या होता है, वो थोड़ा मतलब कम घूमेगा। कम घूमेगा तो मतलब आपका घर का लाइट बिल भी आप रिड्यूस कर सकते हो इस तरह से। पहले पुराने जमाने में पहले तो वो वीज चोरी ऐसे करते थे, या तो वो एक्सरे की फिल्म आती थी, एक्सरे की फिल्म को अंदर आप डाल देते थे, तो वहां पर भी जो होता था ये, अंदर जो रोटेट होने वाला जो चक्र होता है वो घूमना कम हो जाता है, तो लाइट बिल आपका कम आता था। ये सब था। अभी तो सब डिजिटल मीटर आ गए तो अभी तो कोई ऐसा कर सकते नहीं हो। ठीक है भाई। तो परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में और कुछ ज़्यादा है नहीं, कि परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही यूज़ होता है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बनाने हैं तो आपको, हाँ सॉरी, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही यूज़ करने पड़ेंगे। किस तरह से वो काम करता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये उसको आपको पढ़ना है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है तो इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर में यूज़ होता है, फिर कहीं कभार ट्रांसफार्मर में भी यूज़ होता है,
टेलीफोन डायफ्राम में भी यूज होता है क्योंकि उसके अंदर हीट एनर्जी जो है वो ज्यादातर लॉस नहीं होती है, ठीक है, मतलब आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है। दैट्स व्हाई इन ऑल दीज गैजेट वी ऑलवेज यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है भाई। चलो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा आपको। नो सर।